हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा अध्याय प्रथम पूर्ण हो गया है, जिसके तहत हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया और इसके तहत हमने महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, साथ ही विदेशी आक्रमण को अत्यंत सरलता के साथ समझा। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नोत्तर, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न करेंगे, साथ ही पाठ के अंदर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, कौन से लघुत्तरात्मक 4 नंबर वाले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये चैप्टर हमारा है कितने अंकों का, 5 अंकों का, जिसमें एक क्वेश्चन आएगा हमारा 4 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 1 नंबर का। तो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, महाजनपदों में उल्लेखित गणराज्यों के नाम बताइए। तो बच्चों, जब मैंने आपको महाजनपद पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक यानी राजा का शासन और गणतंत्रात्मक यानी गणों का शासन। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक शासन किस किस में था, देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य, सुनसुमारगिरी के भाग, रामग्राम के कोलिय, अलकप्पम के बुली, केसपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य थे जो कि महाजनपद के दौरान थे। बच्चों, सबसे पहले हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो पीछे की तरफ क्वेश्चन दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, उनका अभ्यास करेंगे और उसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीच में से निकल के आ रहे हैं 4 नंबर के, साथ ही हम उनका भी अभ्यास करेंगे। तो अभी हमने देखा महाजनपद, जिनमें कि गणराज्य थे, कौन कौन से थे, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनारा पावा के मल थे, पिपलीवन के मौर्य थे और मिथिला के विदेह थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं अशोक के धम्म का सार लिखिए। तो बच्चों, मैंने बताया कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इतना ज़्यादा रक्तपात हुआ क्योंकि 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख के लगभग ही घायल हुए। अशोक का हृदय विचलित हो गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को अपना लिया, यानी युद्ध के स्थान पे धम्म के मार्ग को अपना लिया और साथ ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसी के साथ ही उन्होंने धम्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने अपने इस धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभलेख में दी। उनके अनुसार धम्म धर्म नहीं है कि मनुष्य का जो नैतिक उन्नति के लिए, मनुष्य के नैतिक कल्याण के लिए उन्होंने जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें ही क्या कहा गया, धम्म कहा गया। और इसके उन्होंने कुछ नियम बताए। धम्म के क्या नियम थे कि दया करो, दान करो, सत्य और कर्म अपने शुद्ध रखो, इसके अलावा पाप कर्म से मुक्ति, ये सब ही क्या है, धम्म है। गुरु और बड़ों की सेवा करना, सभी प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना, अहिंसा की भावना रखना, सन्यासियों और जो भी भिक्षुक होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, यही क्या है, धम्म है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सांस्कृतिक योगदान को स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश है, उसको भारत के स्वर्ण काल के नाम से, प्राचीन भारत के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोण से भारत की उन्नति हुई थी। तो हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। जो महत्वपूर्ण गुप्त वंश के राजा थे, ये चंद्रगुप्त के और कुमार देवी के पुत्र थे। ये समुद्रगुप्त न केवल श्रेष्ठ कवि थे बल्कि इनकी वीणा वादन में भी रुचि थी। ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। हरिसेन उनके विद्वान में ही, उनके दरबार में ही थे और आगे चल के हमें पता है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की थी। तो समुद्रगुप्त की संगीत व ललित कलाओं में भी रुचि थी। इसके अलावा एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ ही वो विष्णु के भक्त थे लेकिन सभी धर्मों का आदर करते थे। तो इनसे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने सांस्कृतिक योगदान
योगदान दिया। आगे बात करते हैं, राष्ट्रकूट वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हमने देखा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की जाती है दंतीदुर्ग के द्वारा 736 ईस्वी में, जब उनके द्वारा क्या किया जाता है, कीर्तिवर्मादित्य को पराजित किया जाता है। और कीर्तिवर्मादित्य क्या होते हैं, चालुक्य की जो वातापी शाखा होते हैं उसके राजा होते हैं। और पराजित करके ये क्या करते हैं, राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना करते हैं और चालुक्य की सत्ता समाप्त कर देते हैं। तो टोटल 14 शासक हुए हैं राष्ट्रकूट वंश में। दंतीदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम आते हैं और ये वही कृष्ण प्रथम हैं जिन्होंने कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद ध्रुव प्रथम आते हैं। जो ध्रुव है वो प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने क्या किया, प्रतिहारों के साथ, है ना, और किसके साथ, गुर्जर प्रतिहारों के साथ, साथ ही पाल वंश के साथ कन्नौज के लिए जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने एक मंदिर का निर्माण, कई मंदिरों का निर्माण भी कराया। और इनकी जो ये राष्ट्रकूट वंश की जो शाखा है या राष्ट्रकूट वंश का पूरा साम्राज्य है ये समाप्त होता है दोबारा से चालुक्य के द्वारा। लेकिन चालुक्य की कौन सी शाखा के द्वारा, चालुक्य की कल्याणी शाखा के द्वारा। चालुक्य शासक तैलप होते हैं, वो 973 ईस्वी में जो राष्ट्रकूट शासक होते हैं उनको पराजित कर देते हैं और क्या कर देते हैं, कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चोल प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चोल प्रशासन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चोल प्रशासन में ग्राम पंचायत प्रणाली को अपनाया गया था। क्या किया गया था, ग्राम पंचायत प्रणाली को अपनाया गया था। और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से जो पूरा चोल राज्य था उसको 6 भागों में बांटा गया था और इन 6 प्रांतों को क्या कहा गया था, मंडलम कहा गया था। और जो मंडलम के भी भाग होते थे, मंडलम के जो उप विभाग होते थे उनको कोट्टम कहा गया। और कोट्टम के भी कुछ उप विभाग होते थे उनको क्या कहा गया, नाडु कहा गया, कुर्रम कहा गया और ग्राम कहा गया। तो ये वर्गीकरण सेम वैसे ही है जैसे आज के समय में है, राज्य होते हैं, राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर तहसील होते हैं। तो सेम वैसे ही क्या था, 6 प्रांत थे जिनको मंडलम कहा गया। मंडलों को भी कई भागों में बांटा गया, उनको क्या कहा गया, कोट्टम कहा गया। और कोट्टम को फिर 3 भागों में बांटा गया जिनको क्या कहा गया, नाडु, कुर्रम और ग्राम कहा गया। इसके अलावा जो नाडु की सभा होती थी उसको नाटार कहा जाता था और जो नगर की सभा होती थी, नगर की जो श्रेणियां होती थी उसको नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि होते थे वो प्रतिवर्ष चुने जाते थे और जो भूमि की उपज होती थी उसका लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाता था। और ये लगान या तो स्वर्ण मुद्राओं के रूप में दिया जाता था या फिर अनाज के रूप में दिया जाता था। चोल राजाओं के पास विशाल थल सेना होने के साथ साथ मजबूत क्या थी, जहाजी बेड़ा भी था, जिसके कारण वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। और चोल प्रशासन की न्याय व्यवस्था भी उच्च कोटि की थी। इसके अलावा चोल राज्य में एक सोल है उसका सोने का सिक्का भी प्रचलित था जिसे क्या कहा जाता था, कांसू कहा जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स बना करके आपको इसका आंसर देना है। आगे बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश है जिसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में सिंह विष्णु, उत्तरार्ध मतलब लगभग अंत चल रहा था 6वीं शताब्दी ईस्वी का, तो उसके उत्तरार्ध में सिंह विष्णु नामक एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। और पल्लवों ने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया था और इन्होंने अर्काट, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और तंजौर का जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने शासन किया था। अगर हम महत्वपूर्ण पल्लव वंश के शासकों को देखें तो उसमें महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय के महत्वपूर्ण नाम आते हैं। और फिर जो अंतिम थे वो कौन थे, अपराजित थे। जब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मा की तो उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था और जितने भी प्रारंभिक पल्लव राजा थे उन्होंने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक नगर की भी स्थापना की थी। साथ ही वहाँ पर 5 रथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। अगर हम संपूर्ण पल्लव शासकों की बात करें तो कुछ विष्णु के उपासक थे, कुछ शिव के उपासक थे। चोल शासकों ने आगे चल करके पल्लवों को जीत लिया और क्या किया, उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कनिष्क का योगदान बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कनिष्क क्या थे, महानतम कुषाण शासक थे। इन्होंने क्या किया, ये 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे इन्होंने क्या किया, एक नया संवत चलाया। और क्या संवत था वो, शक संवत था, जिसे हमारी सरकार ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। इनके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था जिसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या होता है, उदय होता है। आगे चल के कनिष्क के शासनकाल में ही महायान शाखा विकसित भी होती है। कश्मीर को इन्होंने जीता और कश्मीर को जीत करके इन्होंने कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया। इसके अलावा इन्होंने
चीन के क्षेत्र में जो कासगर, यारकंद और खोतान के क्षेत्र थे उन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। इन्होंने अपने साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी तो पेशावर थी, पुरुषपुर था ही था। इसके अलावा इन्होंने दूसरी राजधानी मथुरा को भी बनाया। इसी के साथ ही कनिष्क क्या थे, कला और विद्वान के भी क्या थे, आश्रयदाता थे। इनके दरबार में पाशु, वसुमित्र, अशुघोष और नागार्जुन जैसे क्या हुए, विद्वान हुए, गणितज्ञ हुए प्रसिद्ध। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म और विकास भी किसके समय में हुआ, कनिष्क के समय में। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर इसके देने हैं। आगे चलते हैं बच्चों, बात करते हैं राजस्थान के मुख्य जनपदों के नाम लिखते हुए किन्हीं 2 जनपदों का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान के मुख्य जनपद कौन से थे, जांगल का जनपद, मत्स्य जनपद, सिवी जनपद और सूरसेन जनपद। इनमें से किन्हीं भी 2 का आपको वर्णन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया है मत्स्य जनपद को, तो मत्स्य जनपद में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो वर्तमान का क्षेत्र है वो इस जनपद में शामिल था। इसकी राजधानी थी विराटनगर, जिसे वर्तमान में हम मेरठ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बैराट के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर यह मगध महाजनपद का, मगध साम्राज्य का ये एक हिस्सा बन जाता है। कौन, मत्स्य जनपद। नेक्स्ट बता रखा है सूरसेन जनपद, जो कि आधुनिक ब्रज का जो क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यूपी का क्षेत्र तो आता ही है, और आधुनिक जो भरतपुर, धौलपुर, करौली के भी कुछ कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। इसकी राजधानी थी मथुरा और भगवान श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से था। कौन से जनपद से, सूरसेन जनपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, धम्म यात्रा व धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछा जा चुका है, धम्म यात्रा व धम्म महामात्र से आप क्या समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, कलिंग का युद्ध हुआ था राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष यानी धम्म के मार्ग को अपना लेते हैं, युद्ध के मार्ग का त्याग कर देते हैं और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका क्या नाम होता है, धम्म। जिसका क्या नाम होता है, धम्म। और वो धम्म का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। अपने इस धम्म के प्रचार करने के लिए वो कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, धम्म महामात्र कहते हैं। और वो क्या करते हैं, धम्म यात्रा का भी प्रावधान करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धम्म यात्रा क्या थी। तो अशोक से पहले के जो राजा थे वो विहार यात्रा करते थे। विहार यात्रा से तात्पर्य है कि शिकार पर जाते थे, मनोरंजन करते थे। लेकिन अशोक ने विहार यात्राओं के स्थान पे धम्म यात्राओं का प्रावधान किया, जिसमें वो बौद्ध स्थलों की यात्रा करते थे और साथ में जिन उनको जो भी भिक्षुक मिलते थे, श्रमण मिलते थे, उनको क्या करते थे, सोने का दान करते थे, स्वर्ण दान करते थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धम्म महामात्र की। तो अशोक द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, जनता को कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए, साथ ही जो कारावास में कैदी होते थे उनकी सजा कम करने या सजा से बिल्कुल मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनको किस नाम से जाना गया, धम्म महामात्र के नाम से जाना गया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है, उसमें स्टोरी आपको नहीं लिखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य में जो न्याय व्यवस्था है, एक तो उनका केंद्रीय न्यायालय था और वो केंद्रीय न्यायालय कौन सा था, पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। और सबसे बड़ा जो न्यायिक अधिकारी था वो राजा माना जाता था, ठीक है, मौर्य सम्राट माना जाता था। इसके अलावा जो सबसे निचले स्तर के न्यायालय होते थे वो ग्राम के न्यायालय होते थे, जहाँ पर ग्राम वृद्ध या ग्रामीणी अपना निर्णय देते थे। तो राजा के न्यायालय को छोड़ करके और सबसे निचले स्तर के न्यायालय को छोड़ करके जो बीच के जितने भी न्यायालय होते थे उनको मेनली 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से भागों में, धर्म स्तरीय न्यायालय में और कंटक शोधन न्यायालय में। तो धर्म जो स्तरीय न्यायालय थे इसमें धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य होते थे, जिनको धर्मशास्त्र का पूरा ज्ञान होता था। ये मिलकर क्या करते थे, ये मिलकर निर्णय देने का कार्य करते थे। इसके बाद आता है कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय क्या होते थे, ये राज्य और व्यक्ति के मध्य जो भी विवादित मामले होते थे उनमें न्याय करने का कार्य करते थे। और मौर्य काल में न्याय क्या होता था, पक्षपात रहित होता था और पूरी तरह से क्या होता था, विधि पर, कानूनों पर आधारित होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्यकालीन समाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी कवि मेगस्थनीज की रचना इंडिका से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें पता चलता है जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था थी, यानी 4 वर्ण थे और उनके कर्तव्य भी उन्होंने बताए। इसके अलावा कुछ अन्य जातियां भी थी, जैसे कि निषाद, पार्श्व और रथकार। इसके अलावा मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें क्या किया गया है, उसमें 7 जातियां बताई गई हैं, वर्ग कह दें आप उन्हें।
जैसे कि किसान, पशुपालक, शिकारी और कारीगर। अगर हम स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन स्मृति काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक कही जा सकती है और स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग करने की अनुमति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो मौर्यकाल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्ति सारी की सारी किसमें केंद्रित थी? सम्राट में केंद्रित थी, लेकिन फिर भी सम्राट निरंकुश न होकर के लोक कल्याणकारी कार्य करता था। और उनके प्रशासन को हम दो भागों में मेनली बांट सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। जब केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ थे, महत्वपूर्ण विभाग या मंत्री थे, और इन तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा गया? महामात्र कहा गया। एक समाहर्ता का पद होता था जो कि आय व्यय का ब्यौरा रखता था और वार्षिक बजट जारी करता था। इसके अलावा सन्निधाता नामक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था जो कि कोषों का निर्माण करवाता था और अन्नागारों का निर्माण करवाता था। इसके अलावा 26 विभागाध्यक्ष और थे, जैसे कि सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष और आठविक आदि। प्रांतीय प्रशासन की जब बात करते हैं तो अशोक के समय में मगध साम्राज्य में 5 प्रांत थे, और 5 प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ था, दक्षिणापथ था, मध्य देश था और अवंती राष्ट्र था। इन प्रांतों का शासन किसके हाथ में होता था? आर्यपुत्र के हाथ में होता था या राजवंशीय कुमार के हाथ में होता था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। इसी तरह नगरीय प्रशासन में देखें तो 6 समितियां थी, 5 समितियां थी, 5 समिति में 6 सदस्य थे, यानी 3 सदस्यों के मंडल के द्वारा नगरीय प्रशासन संभाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आंध्र में सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने जैन और बौद्ध विहारों को भी संरक्षण दिया था। सातवाहन वंश ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। सातवाहन साम्राज्य के दौरान वाणिज्य, व्यापार, कृषि, साथ ही उद्योगों को भी विशेष प्रोत्साहन मिला। इनके समय में चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का भी विशेष प्रचलन रहा। इसके अलावा सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया, जिनमें कारलेखा चैत्य विश्व प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमारे लघुत्रात्मक क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आपको ये जो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका अभ्यास करना है, इनको याद करना है और लिखना है। हम मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम संघर्षकालीन भारत के तहत मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।